नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए जो हमारा शैक्षिक परिदृश्य विषय है उसका ये तीसरा क्लास है और इस तीसरी क्लास में हम तीसरे टॉपिक को पढ़ेंगे, विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियाँ। तो हम एक ही क्लास होगी और एक ही क्लास में पूरा कंप्लीटली चैप्टर पढ़ेंगे, विस्तार से कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो आप लोग इस क्लास को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें और इसके नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दिया गया है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। विद्यालय प्रबंधन समिति यानी SMC, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। थोड़ा सा इसके बारे में परिचय को जान लेते हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित सर्व शिक्षा अभियान एवं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का विकास कार्य, भवन निर्माण, मरम्मत में रखरखाव, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजनाएं, शिक्षण प्रणाली आदि मदों के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशियों से विद्यालयों का निर्माण और विकास करवाने हेतु विद्यालय स्तर पर स्थानीय अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया जाता है। उसे हम क्या कहेंगे? विद्यालय प्रबंधन समिति कहेंगे, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहेंगे। तो ये हमारी क्या होती है? विद्यालय प्रबंधन समिति है, जिसमें स्थानीय स्तर के अभिभावक और संपूर्ण क्या होते हैं, उसमें शिक्षकगण यानी विद्यालय का स्टाफ शामिल होता है, जो विद्यालय के मैनेजमेंट से संबंधित काम करता है। तो वो क्या होगी? हमारी विद्यालय प्रबंधन समितियाँ होगी। विद्यालय प्रबंधन समितियों की बात करते हैं तो साथियों, इसका जो गठन किया गया था वैधानिक रूप से, वो गठन हुआ था हमारा 10 मई 2011 को और गठन किया गया था कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यालयों में। और कक्षा 8वीं से लेकर के कक्षा जो 1 से 8वीं तक के विद्यालय हैं उनमें आपको पता है कि RT के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा देने की बात की गई थी। तो उसमें कितने उम्र के बच्चे आएंगे? 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है इस शिक्षा के अंदर। अब आपको सीधा सीधा प्रश्न क्या पूछेगा साथियों कि भाई जो हमारी विद्यालय प्रबंधन समिति है उसका उल्लेख कौन सी धारा में मिलता है? तो याद रखना आपको, RTE एक्ट जो 2009 है उसकी धारा 21 में इसका उल्लेख मिलता है। RT 2009 की धारा 21 में SMC का क्या है? उल्लेख है। और अगर पूछा जाए RT नियमावली 2011 की धारा 3 व 4 में फिर SMC का उल्लेख किया गया है। अगर RT नियम 2011 की बात करें तो धारा 3 और 4, और RT एक्ट 2009 की बात करें तो धारा 21। ये दोनों ही क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, याद रखना। अब देखते हैं आगे कि विद्यालय प्रबंधन समिति के उद्देश्य क्या हैं। उद्देश्य है कि स्थानीय अभिभावकों की सहभागिता को सम्मिलित करते हुए प्रारंभिक शिक्षा के स्तर के विद्यालयों का प्रबंधन एवं उनका विकास करना, इसका क्या है? उद्देश्य है। साथ ही साथ इसके अन्य उद्देश्य भी है साथियों कि विद्यालयों के क्रियाकलाप या कार्यकरण को मॉनिटरिंग करना, दानदाताओं से आर्थिक सहायता व दान प्राप्त करना, ये इसके उद्देश्य हैं। इसी के साथ विद्यालय के विकास के लिए विद्यालय विकास योजना का निर्माण या स्वीकृति या विकास कोष बनाना। अगला उद्देश्य है कि जो संबंधित विद्यालयों के लिए एक परिचालन कोष बनाना, जिसमें राजकोष सहायता तथा अन्य माध्यमों से वेतन, आवश्यक परिचालन व मरम्मत व्यय वहन किया जा सके। अब SMC को साथियों 2 समितियों में डिवाइड किया गया था। विद्यालय प्रबंधन समितियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है साधारण समिति, ठीक है ना, इस साधारण समिति में सदस्य अनिश्चित होते हैं, और दूसरी होती है हमारी कार्यकारी समिति। लेकिन इस कार्यकारी समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 16 होती है। हम दोनों की बात करेंगे, सुनिएगा आप लोग। हम बात करते हैं सबसे पहले कार्यकारी समिति, ठीक है ना। कार्यकारी समिति के अंतर्गत कुल 16 सदस्य होते हैं। इन 16 सदस्यों की बात करते हैं तो उनमें से 75% जो सदस्य हैं वो हमारे स्थानीय अभिभावक होते हैं, यानी जो स्टूडेंट के गार्जियंस। तो 16 में से 75%, इसका मतलब 12 सदस्य तो स्थानीय अभिभावक, और जो 25% सदस्य वो हमारे स्कूल के स्टाफ से होते हैं। अब उन स्कूल के स्टाफ में से 3 सदस्य तो विद्यालय के हो गए स्कूल के, और 1 सदस्य ऐसा होता है जो साथियों विद्यालय के द्वारा उसको मनोनीत किया जाता है। तो ये आपको आंकड़ा यानी स्ट्रक्चर याद रखना है।
और आपको याद रखना है कि साथियों इस समिति में इन 16 सदस्यों में से कम 50% महिलाएं, यानी 8 महिलाओं का होना अनिवार्य है। 8 तो महिला ही होंगी। अब इसकी स्ट्रक्चर और देखेंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इस संरचना की बात करें, कार्यकारिणी समिति में एक अध्यक्ष होता है और अध्यक्ष कौन होता है? एसएमसी की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कोई भी स्थानीय अभिभावक होता है जिसका चयन 2 वर्षों के लिए किया जाता है और सभी सदस्यों की सहमति से होता है। ये अध्यक्ष होता है साथियों, कोई भी अभिभावक। अब इस अध्यक्ष के कार्य की बात करें तो साथियों एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक तो करना ही है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो। अब अध्यक्ष के कार्यों की बात करें कि एसएमसी की साधारण सभा और कार्यकारी सभा, इन दोनों की क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। किसी निर्णय पर बराबर मत आने की स्थिति में अध्यक्ष का कार्य होगा कि वह स्वयं उसका निर्णायक मत दे। स्वयं क्या करेगा? निर्णय करेगा। आय तथा व्यय पर नियंत्रण करता है। समिति के द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करना, ये काम किसका है? अध्यक्ष का। और अंतिम कार्य है संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का काम भी कौन करता है? अध्यक्ष करता है। उसके बाद इस समिति में एक उपाध्यक्ष भी होता है और आप जानते हो कि उपाध्यक्ष का काम होता है जब अध्यक्ष अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष उसकी भूमिका निभाएगा। एसएमसी की कार्यकारी समिति के उपाध्यक्ष का चयन अभिभावकों में से किसी भी एक व्यक्ति का किया जाता है सभी की सहमति से। और उपाध्यक्ष के काम होते हैं कि अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के सभी कार्यों को करना और कार्यकारी समिति के द्वारा निर्देशित अन्य सभी कार्य करना भी काम किसका है? उपाध्यक्ष का काम है। उसके बाद इस समिति के अंदर एक सचिव का पद भी होता है साथियों, और सचिव जो होता है वो एसएमसी की कार्यकारी समिति का सचिव पदेन सदस्य होगा जो संस्था का प्रधान होता है। यानी जो स्कूल का या तो हेडमास्टर होगा या प्रिंसिपल जो होता है वही इस कार्यकारी समिति का क्या होता है? प्रधान होता है। ये आपको याद रखना। एसएमसी का प्रधान कौन होगा? यानी कि कार्यकारी समिति का प्रधान होता है सचिव, ठीक है ना? ये आपको याद रखना है। अब इस सचिव के कार्य देखो, सभा की रूपरेखा को तैयार करना, सभाओं के लिए सभी सदस्यों की सूचना को जारी करना और एसएमसी के वित्तीय संबंधी आंकड़े तैयार करना, वित्त का आहरण करने हेतु अध्यक्ष के साथ हस्ताक्षर करना और अधिकृत मामलों पर समिति की ओर से हस्ताक्षर करने का काम कौन करता है? संस्था का प्रधान करता है, सचिव महोदय करते हैं। उसके बाद अब आते हैं इस समिति में अध्यापक भी इसके सदस्य होते हैं। एसएमसी की कार्यकारी समिति में एक अध्यापक होता है, एक अध्यापक भी इसमें होता है कार्यकारी समिति में। लेकिन याद रखना अध्यापक कौन बनाया जाएगा? इसमें पहली प्राथमिकता विद्यालय की वरिष्ठ महिला अध्यापिका को दी जाती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई जब इस कार्यकारी समिति में कोई अध्यापक शामिल किया जाएगा तो पहली वरीयता तो कोई सीनियर टीचर होगी, महिला टीचर, उसको वरीयता दी जाएगी। अगर महिला टीचर नहीं है तो कोई भी पुरुष टीचर जो होगा वो इसमें सदस्य बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं कार्यकारी समिति की बैठकें। एसएमसी की कार्यकारी समिति के द्वारा वर्ष में कम से कम 8 बैठकें होनी चाहिए और अधिकतम 11 बैठकें भी हो सकती हैं। और ये बैठकें याद रखना कब होती हैं? अमावस्या के दिन होती हैं। अमावस्या जिस दिन होगी उसी दिन कार्यकारी समिति की बैठक होती है। यदि किसी कारणवश अमावस्या के दिन अवकाश रहता है तो ये बैठक आकस्मिक अवकाश की स्थिति में अगले दिन भी आयोजित कराई जाएगी। अगर अमावस्या के दिन छुट्टी रखी जाती है तो याद रखना दूसरे दिन भी ये बैठक करवाई जा सकती है, या फिर एक दिन पहले भी। याद रखना एक दिन पहले भी इस बैठक को आयोजित करवाया जा सकता है। कब? चतुर्दशी के दिन भी ये बैठक हो सकती है। अब इस बैठक के लिए कम से कम गण पूर्ति याद रखना सभा के लिए कितनी होगी, ये इम्पोर्टेंट है यहाँ से कि भाई हमारे कार्यकारी समिति में कितने सदस्य होते हैं? 16 सदस्य होते हैं। जब इसकी बैठक होगी तो बैठक में कम से कम सदस्य होने चाहिए 6 सदस्य। कितने होने चाहिए?
यानी 1/3 सदस्यों की गण पूर्ति इस बैठक में होना अनिवार्य है, यानी 6 सदस्य होना चाहिए। अब बात करते हैं साधारण समिति की। अब हमने अब तक बात की कार्यकारी समिति, अब हम बात करते हैं साधारण समिति की। साधारण समिति भी जो है साथियों एसएमसी की कार्यकारी समिति के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने, विद्यालय विकास हेतु आवश्यक राशि को इकट्ठा करने पर विचार विमर्श करने हेतु इस साधारण समिति का गठन किया जाता है। अब साधारण समिति की स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि जो साधारण समिति है साथियों उसमें सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है, यानी फिक्स नहीं है सदस्यों की संख्या। जबकि कार्यकारी में तो कितने होते हैं, 16 सदस्य होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं है साधारण समिति में। क्यों नहीं है सुनिएगा, क्योंकि विद्यालय स्तर के सभी सदस्यों को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। विद्यालय स्तर के जितने भी सदस्य स्टाफ है उस पूरे स्टाफ को शामिल किया जाएगा। स्थानीय स्तर के सभी सदस्यों को भी शामिल कर लिया जाता है, चाहे अभिभावक गण कितने भी क्यों ना हो। और विद्यालय से संबंधित शेष और भी बचे हुए व्यक्ति हैं उन सबको भी इसमें शामिल करके इस समिति का गठन किया जाता है। तो इसमें सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं होती। समझ में आ गया। साधारण समिति की बैठकों की बात करते हैं तो साथियों साधारण समिति की बैठक वो है जुलाई से लेकर के मार्च तक, प्रत्येक 3 महीने में एक बार होती है। 3 महीने में एक बार तो बैठक होगी ही होगी, और वर्ष में कम से कम 3 बैठकें होना ज़रूरी है। और अब आपको याद रखना इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि साधारण समिति की बैठक में कोरम यानी गण पूर्ति कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1/4 सदस्य तो होना ही चाहिए। जितने भी उस समिति में सदस्य हैं साधारण समिति में, उसमें से कम 1/4 सदस्यों का होना अनिवार्य है बैठक में शामिल होने के लिए। जबकि कार्यकारी समिति में कितने सदस्य थे, 1/3 सदस्य थे। देखो ये तो कार्यकारी समिति के हैं बैठक के लिए, और ये हमारे किसके हैं, साधारण समिति के कोरम है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, दोनों में पूछा जा सकता है अंतर। अब देखेंगे हम शैक्षणिक। अब तक हमने दोनों समितियों के बारे में काम किया, पढ़ा था उसके बारे में। अब हम बात करेंगे शैक्षणिक प्रबंधन के बारे में। शैक्षणिक प्रबंधन का अर्थ क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ होता है साथियों कि शैक्षणिक प्रबंधन को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है शिक्षा और दूसरा है प्रबंधन। शिक्षा और प्रबंधन दोनों से मिलकर क्या बना है, शैक्षिक प्रबंधन बना हुआ है। यानी जिस शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शिक्ष धातु से हुई है, शिक्षा की उत्पत्ति शिक्ष धातु से हुई है, और इसका अर्थ होता है सीखना या सिखाना। जबकि वास्तविक रूप से शिक्षा का अर्थ क्या है कि व्यक्तियों के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों में होना। यानी व्यक्ति के अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन का होना क्या कहलाता है, शिक्षा कहलाता है। अर्थात शिक्षा का प्रबंधन करना। अब शिक्षा का अर्थ समझ में आ गया। अब देखो प्रबंधन का अर्थ, एक ही संस्था द्वारा यानी एक संस्था के द्वारा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो किया गया एक सामूहिक प्रयास है वो क्या कहलाएगा, प्रबंधन कहलाएगा। अर्थात प्रबंधन विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों से कार्य करवाने की एक कला है और एक विज्ञान है, तथा प्रबंधन को क्या करना है, प्रबंधन में कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाना है आदि के सामूहिक प्रयास को ही क्या कहेंगे, प्रबंधन कहेंगे। ये आप लोग परिभाषा याद रखना, ये एनसीईआरटी की परिभाषा है प्रबंधन की, ठीक है ना। यानी कि एक संस्था के द्वारा पूर्व निर्देशित या निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया एक सामूहिक प्रयास क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। हालांकि प्रबंधन के मामले में बहुत सारे कुछ मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने परिभाषा दी है। सामान्यतः प्रबंधन शब्द का प्रयोग जो है वो उद्योग तथा व्यवसायों में किया जाता है, जबकि शिक्षा के क्षेत्र में प्रबंधन को क्या कहेंगे, प्रशासन कहेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कहेंगे, इसको प्रशासन कहेंगे, प्रबंधन को मैनेजमेंट। अब देखेंगे आपको परिभाषा याद रखनी है प्रबंधन की, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है ना, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। सबसे पहली परिभाषा है पीटर ड्रुकर की। कौन की है, पीटर ड्रुकर की परिभाषा है, और आपको याद रखना है ये प्रबंधन के जनक है। प्रबंधन के जनक कौन है, सबसे पहले प्रबंधन के जनक कौन माने जाते हैं, पीटर ड्रुकर साहब माने जाते हैं। और इन्होंने बताया कि प्रबंधन विभिन्न व्यक्तियों से कार्य करवाने की क्या है, एक कला है। प्रबंधन क्या है, विभिन्न व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला क्या कहलाती है, प्रबंधन कहलाती है। और इसके जनक कौन है प्रबंधन के, पीटर ड्रुकर है। क्लियर, ये पहली बात याद रखनी है।
उसके बाद अब हम बात करते हैं आधुनिक प्रबंधन की। आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है? ये है साथियों हेनरी फेयल। ये भी प्रश्न पूछा जाएगा, ये प्रबंधन के प्रकार आपको याद रखने। हेनरी फेयल है आधुनिक प्रबंधन के जनक, और इन्होंने परिभाषा क्या दी कि प्रबंधन का अर्थ है पूर्व निर्धारित लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु योजना बनाना, संगठन बनाना, समन्वय करना, निर्देशित करना और नियंत्रण करना है। ये क्या है? प्रबंधन है। तो आपको याद रखना है आधुनिक प्रबंधन के जनक कौन है? हेनरी फेयल है। अब देखते हैं हम हेनरी फेयल का इस प्रबंधन में क्या योगदान रहा। हेनरी फेयल का प्रबंधन में योगदान सुनिएगा। हेनरी फेयल को आधुनिक प्रबंधन का जनक कहा जाता है, और हेनरी फेयल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। उस पुस्तक का नाम है द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये पुस्तक का नाम है हेनरी फेयल की, जिसमें 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है, अच्छा बन रहा है कि हेनरी फेयल की पुस्तक द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कितने सिद्धांतों को लिखा गया है? तो 14 सिद्धांत हैं, और वो 14 सिद्धांतों के नाम आपको मैं बता रहा हूँ। पहला सिद्धांत है कार्य का विभाजन, दूसरा है अधिकार एवं उत्तरदायित्व, तीसरा है अनुशासन, चौथा है आदेश की एकता, पांचवा है निर्देश की एकता, छठवां है व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामान्य हित को वरीयता, सातवां है पारिश्रमिक, आठवां है केंद्रीकरण, नौवां है सोपान श्रृंखला, 10वां है व्यवस्था, 11वां है समता, और 12वां है हमारा कर्मचारी के कार्यकाल को में स्थायित्व, और 13वां है पहलपन, और 14वां है सहयोग की भावना। तो ये आपको याद रखने हेनरी फेयल की पुस्तक के 14 सिद्धांत। समझ में आ गया? अब हम बात करते आगे। हेनरी फेयल ने प्रबंधन कार्यों की बात की साथियों, तो प्रबंधन कार्यों को 5 भागों में डिवाइड किया, जिनको हम POCCC के नाम से जानते हैं। POCCC, ठीक है ना, 3 बार सी। अब देखेंगे POCCC जो लिखा हुआ है, इसमें प्रत्येक अक्षर का मीनिंग क्या है। तो P का अर्थ होता है प्लानिंग, प्लानिंग का मतलब नियोजन करना। O का मीन्स है ऑर्गेनाइजिंग, यानी संगठन। फिर C का मतलब है कमांड, कमांड का मतलब निर्देशित करना। फिर C का मतलब है कंट्रोल, कंट्रोल का मतलब नियंत्रण करना। और फिर तीसरे C का अर्थ क्या हो गया? कोऑर्डिनेशन, इसका मतलब समन्वय करना। तो ये POCCC का अर्थ आपको याद रखना है, नियोजन, संगठन, निर्देशित, नियंत्रण और समन्वय, और ये इसका इंग्लिश टर्म है। तो ये आपको हेनरी फेयल के प्रबंधन कार्यों को 5 भागों में डिवाइड किया गया था। क्लियर? उसके बाद अगली परिभाषा आती है FW टेलर साहब की, और ये आपको याद रखने हैं वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली के जनक कहलाते हैं। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है? वो है साथियों FW टेलर, कन्फ्यूजन नहीं होना है। और उन्होंने बताया कि प्रबंधन को वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली से जोड़ा गया, और इन्होंने बताया कि किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नई रूपरेखा होनी चाहिए, अर्थात व्यक्तियों को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए। और ये परिभाषा किसने दी थी प्रबंधन की? FW टेलर ने दी थी। क्या दी थी? कि किसी भी लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक नई रूपरेखा होनी चाहिए, प्रबंधन कहलाएगा। अर्थात व्यक्तियों को लकीर का फकीर नहीं होना चाहिए, एक नई रूपरेखा के साथ में काम करना चाहिए, पुरानी बातों पर नहीं चलना चाहिए, पुराने सिद्धांतों को फॉलो नहीं करना चाहिए। ये FW टेलर साहब ने बताया, और ये वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली के क्या है? जनक कहलाते हैं। उसके बाद अगले हमारे व्यक्ति आते हैं JD मुनी। कौन है? JD मुनी है, और उन्होंने बताया कि किसी भी संस्था के विशिष्ट लक्ष्यों, उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु मानवीय संसाधनों का उचित प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट परिभाषा है साथियों JB सीयर्स की। JB सीयर्स ने बताया कि अनौपचारिक रूप से व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। यानी अनौपचारिक रूप से व्यापारिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया गया कार्य क्या कहलाएगा? प्रबंधन कहलाएगा। और ये कथन किसका है? JB सीयर्स का है। उसके बाद अगले हैं विलियम लुइक। विलियम लुइक ने क्या बताया कि किसी भी संस्था के मानवीय तथा भौतिक संसाधनों का विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रभावपूर्ण उपयोग करना क्या कहलाएगा? प्रबंधन कहलाएगा। तो ये विलियम लुइक की बात की है, और विलियम लुइक ने बात की थी मानवीय और भौतिक संसाधनों के ऊपर।
ठीक है ना। अब बात करते हैं प्रबंधन की विशेषताएं क्या है। प्रबंधन की विशेषताओं को ध्यान से सुनना है। प्रबंधन एक सतत प्रक्रिया है। कैसी है? सतत प्रक्रिया। प्रबंधन एक उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। उद्देश्य युक्त प्रक्रिया है। प्रबंधन एक पूर्व निर्धारित प्रक्रिया है। प्रबंधन के द्वारा समस्याओं का समाधान किया जाता है। प्रबंधन ना तो स्वचालित है और ना ही यांत्रिक है। प्रबंधन केवल मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्या है? क्रिया है। ना तो ये स्वचालित है ना ही यांत्रिक है, ये क्या है? केवल मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रिया है। प्रबंधन केंद्रीयकरण व विकेंद्रीकरण को अपनाता है और प्रबंधन कला तथा विज्ञान दोनों है। इम्पॉर्टेंट है, प्रबंधन क्या है? कला भी है और एक विज्ञान भी है। प्रबंधन मूर्त तथा अमूर्त दोनों हो सकता है और प्रबंधन एक निदानात्मक व उपचारात्मक भी प्रक्रिया होती है। तो ये आपको याद रखने। उसके बाद प्रबंधन के कार्य सुनिएगा आप लोग। आपको मैंने अभी बताया कि हेनरी फेयल जो है हमारे, उनकी बुक में बताया था द जनरल प्रिंसिपल, यानी एक पुस्तक और है इनकी, द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। इसके 5 भाग, PO-CCC मैंने आपको ऊपर बताया। उसके बाद दूसरे प्रबंधन के वर्ग जो बताए थे साथियों, वो है लूथर गुलिक। कौन है? लूथर गुलिक। और इनकी पुस्तक का नाम है पेपर ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके अंदर इस पुस्तक में प्रबंधन के कार्य को 7 भागों में बांटा है और इसका शॉर्ट रूप दिया था उसने POSDCORB। ये पोस्ट कौरव, क्या नाम है? पोस्ट कौरव। तो ये इसका परिभाषा आपको फुल फॉर्म बता लेते हैं। देखिए आप लोग, लूथर गुलिक का P का मतलब होता प्लानिंग, O का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, S का मतलब स्टाफिंग, D का मतलब डायरेक्शन और CO का मतलब हो गया कोऑर्डिनेशन, R का मतलब हो गया रिपोर्टिंग और B का मतलब हो गया बजटिंग। ठीक है ना। तो ये इसके 7 भाग हैं, ठीक है ना, लूथर गुलिक के। चलिए अब हम बात करते हैं प्रबंधन के मुख्य कार्यों में 5 कार्य कौन कौन से थे जो अभी आपने पढ़े थे हेनरी फेयल के। उन सब के बारे में अब हम विस्तार से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बताया था उसने प्लानिंग। प्लानिंग जो है, प्लानिंग का अर्थ होता है कि कोई भी कार्य कब, कैसे और कहाँ, क्यों, किस लिए, कौन करेगा, इन सब के संबंध में पूर्व निर्धारित करना क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। यानी किस काम को कैसे करना है, कब करना है, किस लिए करना है, कौन करेगा, इन सब के संबंध में जो योजना बनाई जाती है, जो निर्धारण किया जाता है, वो कहलाता है नियोजन। ठीक है ना, पहले से नियोजन करके रखते हैं। अर्थात नियोजन क्या है? एक भविष्यमुखी क्रिया है जिससे इस बात का भी निर्धारण किया जाता है कि उस किए गए कार्यों के परिणामों के लिए कौन कौन जिम्मेदार होगा। समझ में आ गया। साथ ही साथ नियोजन किसी भी संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु आगे देखने की एक प्रक्रिया है। अर्थात नियोजन क्या है? नियोजन एक प्राथमिक कार्य होता है। प्रबंधन का क्या है? प्राथमिक कार्य है। इंपॉर्टेंट है, पूछ ले एग्जाम में कि भाई प्रबंधन का प्राथमिक कार्य क्या होता है? तो नियोजन होता है। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। दूसरा वर्ग होता है संगठन, यानी ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भौतिक संसाधन तथा मानवीय संसाधनों का एकत्रीकरण करना संगठन कहलाता है। यानी भौतिक और मानवीय संसाधनों को अगर इकट्ठा किया जाए वो क्या कहलाएगा? संगठन कहलाएगा। अर्थात बिना किसी उद्देश्य के व्यक्तियों का समूह संगठन नहीं कहला सकता। वहाँ एक भीड़ के समान होता है जो एक अनौपचारिक संगठन होता है। ठीक है ना भाई। उसमें मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है संगठन में। उसके बाद है समन्वय, यानी कोऑर्डिनेशन। किसी भी संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाए गए संगठन का उचित तालमेल करना समन्वय कहलाता है। अर्थात सभी संसाधनों को एक धागे में पिरोना समन्वय कहलाता है, यानी इसका समायोजन किया जाना चाहिए। और याद रखना, समन्वय को क्या कहेंगे? प्रबंधन का सार कहेंगे। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। प्रबंधन का सार समन्वय को कहते हैं। उसके बाद है कमांड, यानी निर्देशन। किसी भी संस्था के लिए विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपने अधीनस्थों को आदेश या निर्देश देना क्या कहलाएगा? निर्देशन कहलाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद 5वां भाग है हमारा नियंत्रण, यानी कंट्रोल। नियंत्रण प्रबंधन का अंतिम काम होता है।
जिसमें अनुमानित परिणामों के मध्य पाए जाने वाले अंतर का पता लगाया जाता है तथा उसमें सुधारात्मक कार्यवाही भी की जाती है। और जो नियंत्रण होता है साथियों, वो हमारा प्रबंधन को पीछे देखने का काम करता है। प्रबंधन को पीछे देखने का काम कौन करेगा? नियंत्रण देखेगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखेंगे प्रबंधन के सहायक कार्य कौन कौन से हैं। पहला सहायक कार्य है संप्रेषण, और ये संप्रेषण याद रखना है, परिभाषा किसकी है? कीथ डेविस की है। और कीथ डेविस के अनुसार संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सूचनाओं, संदेशों और विचारों का क्या किया जाता है? आदान प्रदान किया जाता है। क्या कहलाता है? संप्रेषण कहलाता है। और ये डेफिनेशन किसकी है? कीथ डेविस की है। उसके बाद अगला काम है हमारा निर्णयन। निर्णयन को प्रबंधन का भविष्यमुखी कार्य कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है। प्रबंधन का भविष्यमुखी काम क्या है? निर्णयन करना, जिसके अंतर्गत किसी भी संस्था के विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का क्या किया जाता है? चयन किया जाता है। क्लियर? वो क्या कहलाएगा? निर्णयन कहलाएगा। उसके बाद है नवाचार। नवाचार सुनिएगा, संस्था के विशिष्ट लक्ष्यों या उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नई नई तकनीकी का चुनाव करना क्या कहलाएगा? नवाचार कहलाएगा। अर्थात शैक्षणिक प्रबंधन में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने हेतु नवीन शिक्षण विधियों को अपनाना तथा नई नई तकनीकी का उपयोग किया जाना क्या कहलाएगा? नवाचार कहलाएगा। विद्यालय स्तर पर साथियों शैक्षणिक प्रबंधन के प्रमुख संस्थान काम करते हैं। बहुत संसाधन है। कौन कौन से संसाधन होते हैं विद्यालय स्तर पर? शैक्षणिक। पहले होते हैं मानवीय संसाधन और दूसरे होते हैं भौतिक संसाधन। अब मानवीय संसाधन कौन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। देखिएगा, मानवीय संसाधन मतलब व्यक्ति, जो मानव होते हैं उनको बोलते हैं। शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधन कितने होते हैं? 6 व्यक्तियों को शामिल किया जाता है विद्यालय स्तर पर। पहला होता है संस्था प्रधान यानी शाला प्रधान यानी हेडमास्टर। दूसरा है अध्यापक गण भी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, स्थानीय अभिभावक, स्थानीय लोग और संस्था के कर्मचारी। ये सब क्या होते हैं? मानवीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। मानवीय संसाधनों को शैक्षणिक प्रबंधन में सर्वोच्च माना गया है क्योंकि इसके बिना भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं हो सकता। भाई स्कूल में बहुत सारे संसाधन पड़े हुए हैं, लेकिन जब तक व्यक्ति उनको उपयोग में नहीं लेगा वो संसाधन किस काम के? समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं भौतिक संसाधनों की। भौतिक संसाधन कौन कौन से हैं? सबसे पहले बात करते हैं विद्यालय भवन। विद्यालय भवन भी क्या है? एक भौतिक संसाधन है। और विद्यालय 3 प्रकार के होते हैं। कक्षा 1 से 5वीं तक का होता है प्राथमिक विद्यालय, और इसकी आकृति कैसी होती है? समांतर रेखा के या समान आकार की, समांतर रेखा के समान आकार में बिल्कुल ऐसे सीधा बनाया जाता है। 5वीं का विद्यालय कैसे बनता है? बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट लाइन में कमरे बनाए जाते हैं। उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय कक्षा 6 से 8वीं तक का, तो ये एल आकार में बनाया जाता है। इस तरीके से विद्यालय के क्या बनते हैं? कमरे बनते हैं। इधर कमरे बन गए, फिर इधर कमरे बन गए, एल आकार में। उसके बाद है माध्यमिक विद्यालय। 9वीं से 12वीं तक के जो विद्यालय बनते हैं साथियों, वे बिल्कुल इस तरीके से बनाए जाते हैं, ऐसे इधर कमरे, इधर कमरे, इधर कमरे, इधर कमरे, इस तरीके से इसका डिज़ाइन बनाया जाता है। समझ में आ गया। उसके बाद भौतिक संसाधन है पुस्तकालय। पुस्तकालय जो है साथियों वो विद्यालय का हृदय कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं? पुस्तकालय को। और ये गूंगे टीचर की भूमिका निभाता है। भाई टीचर तो बोल के पढ़ाता है, लेकिन जो पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय वो साथियों गूंगे टीचर की तरह काम करता है। उसके बाद विद्यालय में भौतिक संसाधन फर्नीचर होता है, ब्लैक बोर्ड भी होता है। और ब्लैक बोर्ड जो होता है साथियों अध्यापक का परम मित्र होता है। कोई पूछ ले अध्यापक का परम मित्र क्या है, तो ब्लैक बोर्ड होता है, श्यामपट, ठीक है ना, जिस पे हम लिखते हैं। तो अध्यापक लिखता है किस पर? ब्लैक बोर्ड पर, तो उसका परम मित्र है। उसके बाद खेल का मैदान भी होता है, शैक्षणिक सामग्री होती है, प्रयोगशाला होती है, सेवा पुस्तक वगैरह होती है, रोकड़ बही होती है, छात्र उपस्थिति रजिस्टर होता है, स्टॉक रजिस्टर भी होता है। ये सब क्या है? हमारे विद्यालय के भौतिक संसाधन हैं और आदेश पुस्तिका। समझ में आ गया। अब देखते हैं हम शैक्षणिक प्रबंधन से संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में जानकारी लेंगे। अब मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ थोड़ा सा, जहाँ से प्रश्न आने की संभावना है। अगर आपसे अब मैं थोड़ा सा मैंने अब तक जो पढ़ा है उसका शॉर्ट बता रहा हूँ। प्रबंधन के जनक आपसे पूछा जाए तो कौन है? पीटर ड्रुकर है। कौन है? पीटर ड्रुकर।
आधुनिक प्रबंधन प्रणाली के जनक पूछे जाए तो कौन है? हेनरी फेयोल हैं, पढ़ चुके हैं आप। वैज्ञानिक प्रबंधन प्रणाली के जनक पूछा जाए तो कौन है? FW टेलर साहब। और अगर पूछा जाए भारतीय प्रबंधन प्रणाली के जनक कौन है तो अरविंदम चौधरी। कौन है? अरविंदम चौधरी, ये भारतीय प्रबंधन प्रणाली के जनक हैं। ठीक है, अब हमने कुछ कार्य पढ़े थे ना, उनके बारे में सुनिएगा। अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई प्रबंधन का मस्तिष्क क्या कहलाता है? प्रबंधन का मस्तिष्क कहलाता है नियोजन, ठीक है ना। और विद्यालय का मस्तिष्क कौन कहलाता है? वो कहलाता है संस्था प्रधान या फिर प्रधानाचार्य या हेडमास्टर साहब। वो क्या है? विद्यालय का मस्तिष्क है। अगर पूछा जाए कि भाई प्रबंधन का हृदय क्या कहलाता है, तो प्रबंधन का हृदय है साथियों अभिप्रेरणा। क्या है? अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि विद्यालय का हृदय क्या है, तो विद्यालय का हृदय तो पुस्तकालय होता है, लाइब्रेरी होती है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं प्रबंधन का शक्तिगृह, प्रबंधन का पावर हाउस कौन है? तो वो है साथियों संप्रेषण, ठीक है ना। कीथ डेविस ने बताया था ये। नेक्स्ट है प्रबंधन का भविष्य। प्रबंधन का भविष्य होता है साथियों निर्णयन करना। निर्णयन क्या होता है? प्रबंधन का भविष्य होता है। नेक्स्ट है विद्यालय का नाड़ी तंत्र। विद्यालय का नाड़ी तंत्र क्या है साथियों? अध्यापक होता है, और अध्यापक एक स्वतंत्र चर होता है, इसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं होता, एक स्वतंत्र प्रणाली निकाय होती है अध्यापक। तो विद्यालय का क्या है? नाड़ी तंत्र है। उसके बाद विद्यालय का केंद्र बिंदु। आप जानते हो विद्यालय का केंद्र बिंदु क्या है? विद्यार्थी होता है, छात्र होता है, स्टूडेंट होता है। प्रबंधन का अंतिम कार्य, प्रबंधन का अंतिम कार्य होता है नियंत्रण करना। और प्रबंधन का सार अभी आपको पढ़ाया मैंने, क्या होता है? समन्वय होता है। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन, यानी समन्वय होना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका पूरा शैक्षणिक परिदृश्य का SMC के पूरे बारे में हमने चर्चा की थी। तो आप लोगों को कैसा लगा साथियों ये वीडियो, एक बार कमेंट करके दिल से बताएंगे। और इन नोट्सों को भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप से। क्या नाम है? इंग्लिश में लिख लेंगे खुराना स्टडी ऑफिशियल एप्लीकेशन। और साथियों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया गया है, ज़रूर डाउनलोड कर लें एक बार। धन्यवाद साथियों।